हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करेंगे। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम जब सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो वो वैल्यू डिफरेंट आती है। और हम कोई भी चारों में से कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके निकालते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, तो वो डिफरेंट आता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि दे शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मींस व्हेन मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम फॉर्मूला is different from that calculated experimentally. एक्सपेरिमेंटली कहाँ से? एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कौन से सब्सटेंसेस हैं जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शो करेंगे? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज शोन बाय compounds number 1 which undergo either association, substances that undergo association, substances that undergo dissociation, है ना? या तो एसोसिएशन हो, एसोसिएशन का मतलब है कि दो सब्सटेंस मिलके एक बना रहे हैं, चार सब्सटेंस मिलके एक बना रहे हैं, या पांच मिलके एक बना रहे हैं, या फिर सब्सटेंसेस दैट अंडरगो डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जैसे अब NaCl है, NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, तो इसीलिए हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो गई, तो हमारा मोलर मास भी चेंज हो गया। या फिर व्हेन द सॉल्यूशन इज concentrated, when solution is not dilute. ठीक है। अब undergo association in solvent, undergo dissociation in solvent. तो substances that undergo association in solvent या फिर dissociation in solvent, they show abnormal molecular masses. अब कितना एसोसिएशन है या कितना डिसोसिएशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए वैन हॉफ ने एक फैक्टर दिया था जिसको हम लोग कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर। सो टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अ फैक्टर वाज गिवन बाय वैन हॉफ विच इज कॉल्ड वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर को हम लोग बेटे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नाउ आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई जो होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कैलकुलेटेड का मतलब है जो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, जैसे बेंजोइक एसिड है तो उसके फॉर्मूला से निकालेंगे C6H5COOH, तो जो उसका मोलिकुलर मास है दैट विल बी कैलकुलेटेड। फिर हमने उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला, तो वो उसका ऑब्जर्व्ड मास हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू MC अपॉन MA। या फिर अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी upon calculated value of colligative property.
ठीक है, तो ये अब देखो बेटे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आई को हम MC/MO भी यूज कर सकते हैं और हम ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमको न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना है कि जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे होगे तो तुमको ये देखना है कि वहां नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड लिखा हुआ है या फिर इलेक्ट्रोलाइट वर्ड लिखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रोलाइट वर्ड लिखा हुआ है तो जो अभी मैं एक्सप्रेशंस लिखूंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, हम वो वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि हर फॉर्मूले में हम आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज जो होंगे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, P0 माइनस PS अपॉन P0 जो था उसको हमने क्या लिखा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। अब हम उसको लिख देंगे IX2। तो हमारी जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई वो ऐसे हो गई। सब में हमने कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया? वेंट ऑफ फैक्टर। दूसरी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग लिखते थे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस है या तो वो इलेक्ट्रोलाइट है और वो या डिसोसिएशन कर रहा है या एसोसिएशन कर रहा है, या हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस करा देंगे फैक्टर I। थर्ड हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डेल्टा TF नॉर्मल न्यूमेरिकल्स में अभी तक हम करते आए हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, लेकिन अब हम लोग करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू M। फोर्थ है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, PV इज इक्वल टू NRT लिखते थे या पाई इज इक्वल टू पाई V इज इक्वल टू NRT लिख रहे थे। अब हम लोग लिखेंगे पाई V इज इक्वल टू INRT, यानी कि हमने हर प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करा दिया हमारा फैक्टर I। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है I। अब जिसमें डिसोसिएशन होगा I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। अगर एसोसिएशन है तो I की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो डेल्टा TF यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। अगर I ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, और I अगर 1 से कम हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। ठीक है, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे हम लोग। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, हमने 11th में भी किया है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। ठीक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड अपॉन total number of particles taken। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएशन में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। So number of particles associated upon total number of particles। अब एक चीज और मैं तुम लोगों को बता रही हूं, जो I की वैल्यू है, I की वैल्यू हमारी डिसोसिएशन के केस में I is greater than 1 when dissociation takes place। ठीक है, when dissociation occurs।
I is less than 1 when association occurs. और जब हमारा आइडियल सॉल्यूशन है, ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन हो रहा है, तब हमारा I इज इक्वल टू 1 है. सो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग I की वैल्यू 1 लेते हैं. इसलिए अब तक जो हमने करे क्वेश्चंस उनमें हमने I को नहीं कंसीडर करा था, क्योंकि वहां पे I की वैल्यू 1 थी. और I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. अब जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो इस तरीके का अगर हमारे पास सब्सटेंस है तो I की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी. अब ऐसे एसिटिक एसिड है, अगर हमने एसिटिक एसिड को वाटर में ले लिया तो वो डिसोसिएट होता है बेटे. लेकिन उसी एसिटिक एसिड को अगर हमने बेंजीन में ले लिया तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, तो वो एसोसिएट हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा एसोसिएशन भी है और डिसोसिएशन भी है और I की वैल्यू 1 भी है. ठीक है. अब इसके अंदर मैं तुम लोगों को अल्फा का फॉर्मूला और वो लिखा देती हूँ, लेकिन क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि तुमको फॉर्मूले का रट्टा ना लगाना पड़े. अब देखो बेटे, डिसोसिएशन के केस में अभी मैंने तुमको बताया था कि I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारे पास I MC/MO तो है ही. अब I क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है दैट इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन -1. ठीक है. और ऐसे एसोसिएशन में I की वैल्यू 1 से क्या है? कम. तो यहाँ हम 1 - I इंटू n/n-1. तुम लोगों को फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम पहले ही I फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. अब एक चीज़ जो एक और क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता ही है, वो क्या आता है? तुम लोगों को सेम कंसेंट्रेशन के 3-4 कंपाउंड्स दे देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई किसका डेल्टा TF ज़्यादा होगा या किसका फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा. अब जैसे उन्होंने हमें दे दिया 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर ग्लूकोज या 1 मोलर NaCl ले लेते हैं एंड 1 मोलर AlCl3. ठीक है. अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. अब देखो, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू आ गई इसके लिए 1. तो इसके लिए डेल्टा TB का नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. ठीक है. अब आया हमारा NaCl. NaCl के लिए, अब NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो NaCl जब है हमारे पास तो NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, तो इसके लिए I की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. अब यहाँ I की वैल्यू 2, तो इसका डेल्टा TB KBM, इसका डेल्टा TB 2 इंटू KBM, और यहाँ पे I की वैल्यू आ गई हमारी 3 + 1 4, तो इसका डेल्टा TB हमारा आ गया बेटे 4 इंटू KB इंटू M. तो सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? AlCl3 का, फिर इसका और फिर इसका. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जहां तुमको सिर्फ माइंड लगाना है, दिमाग चलाना है थोड़ा सा कि भाई बाकी सब तो सेम है, सिर्फ I का डिफरेंस है. तो जिसका सबसे ज़्यादा I उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लो हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो बेटे, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन and it shows a depression in freezing point of 1.62 Kelvin. Calculate the Van't Hoff factor and predict the nature of the solute. अब हम लोग सीधा सीधा पहले गिवन देखो बेटे, हमारे पास W2 गिवन है कितना? 3.9 ग्राम. W1 गिवन है हमारे पास 49 ग्राम. ठीक है.
और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF गिवन है हमें 1.62 केल्विन। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तो अब हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। अब KF हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे KF 1.62 I पुट करना है। अभी मैं KF लिखती हूँ बेंजीन का कितना होता है, और W2 है हमारा 3.9। बेंजोइक एसिड का मास, मोलर मास होता है C6H5COOH, तो C6H5COOH। अब बेंजीन का तुम लोगों को पता है, बेंजीन का 78, तो 78 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 32, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 122 आ गया। ठीक है, सो 122 इंटू 1000 अपॉन 49, तो यहाँ से हम लोग I निकाल लेंगे। सो I की वैल्यू, अब हम लोग KF की वैल्यू जो होती है बेंजीन की होती है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमने जब ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे जो I की वैल्यू आई है दैट इज 0.506। अब देखो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 0.506। अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि जब एसोसिएशन होता है तो I की वैल्यू 1 से कम रहती है, तो यहाँ पे I की वैल्यू 0.506 है। इट मीन्स द सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। तो अब हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स करो। आप मेरे को ये क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स अपनी पूछ भी सकते हो, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और हमारी एक ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन और जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हो।